सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले 4 साल के अंदर जब से एनटीए आया है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे दो से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब वो हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। तो उन टॉपिक्स को हम कर रहे होंगे 15 मिनट के अंदर। मैंने ऐसे अपने एनालिसिस से 20 टॉपिक चूज़ किए। बहुत मेहनत लगी बनाने में यार, और तबीयत खराब है, इसके बावजूद अपन जो है रात को जो 3 बजे शूट कर रहा हूँ, लगभग 3 to 45 आपको, ताकि सुबह वीडियो मिल जाए। लास्ट का एक दिन बचा है, आपको भी अपनी जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, 1-2 दिन बचे हैं तो एफर्ट लगा लो, जितना कर सकते हो करो, ताकि रिजल्ट अपने फेवर में आ जाए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट मेरे अच्छे लगते हैं, तो अपने को लाइक ठोकना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार आपका ही चैनल है, मेरा चैनल है, साथ में अपन लोग यहाँ पे अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, नीट के वक्त भी और नीट के बाद भी। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 अपना है नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ्स। इस पे 2 से ज़्यादा बार सवाल आ चुका है। तो कौन कौन से 2020 में सवाल था, 19 में सवाल था, तो सवाल इसमें बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो ये नॉर्मली होता है, ये तुम्हारा नॉर्मली ग्राफ होता है। इसमें 3 कंडीशन बनती है। एक स्टेबलाइजिंग, मतलब जो तुम्हारी पीक होती है वो हायर एंड नैरोअर होती है, और जो मीन वैल्यू होती है वो तुम्हारी एक्वायर हो जाती है। सेकेंड होता है पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शनल। जब ये बोला जाता है तुम्हें कि पीक जो है वो वन डायरेक्शनल में शिफ्ट कर रही है, उसको कहते हैं डायरेक्शनल। पहला क्या था? स्टेबलाइजिंग। पहला था स्टेबलाइजिंग क्योंकि स्टेबल बन रहा है। सेकेंड तुम्हारा था डायरेक्शनल, क्योंकि एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट हो रही है। और थर्ड क्या होता है कि 2 पीक बनते हैं, 2 पीक। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे एरिया के अंदर हाइट की अगर मैं बात करूँ, तो हाइट में बस टॉल और बस शॉर्ट, अगर ये बन रहा है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, अगर ये बन रहा है मतलब हमारे पास डिस्ट्रप्टिव है। 2 पीक, जब भी 2 पीक बोले जाए तो डिस्ट्रप्टिव होगा। अगर मीन करेक्टर वैल्यू बोला जाए तो स्टेबलाइजिंग होगा, वन डायरेक्शन बोला डायरेक्शनल होगा। डन। तुम्हारा ये एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पूछ सकते हैं एग्जाम्पल देके। टॉपिक 2 हार्डी-वेबर प्रिंसिपल। हार्डी-वेबर प्रिंसिपल क्या होता है? नॉर्मली पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। p क्या है, q क्या है? p होता है डोमिनेंट एलील, q होता है रिसेसिव एलील। ठीक है, हार्डी-वेबर प्रिंसिपल किससे अफेक्ट होता है? ये अफेक्ट होता है जीन म्यूटेशन से, या जीन म्यूटेशन से, जीन माइग्रेशन या फ्लो से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से। इसको हम लोग फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। पढ़ लेना फाउंडर इफेक्ट क्या होता है एक बार। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, और एक और फैक्टर होता है लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, टॉपिक 2 भी खत्म हो गया। इसके ऊपर एमसीक्यू इस फॉर्मूला के ऊपर आ सकता है। कोई पूछ ले तुम्हें कि रेसेसिव फिनोटाइप तो ये होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप तो ये होगा, डोमिनेंट हाइब्रिड ये होगा। ठीक है, टॉपिक 3 की अगर बात करूं तो बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे अपन ट्रॉफिक लेवल बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या होता है इसका? डीडीटी और तुम्हारा मर्क्यूरी। ये तुम्हारे जैसे जैसे तुम कोई भी देखोगे एक फूड चेन के अंदर, तो ये एक्यूमुलेट होंगे। इसके वजह से कई चीज़ें होती है। थिनिंग ऑफ एक्सेल, ठीक है, प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एक्सेल, और डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा ये जो एक्यूमुलेट होता है ये बर्ड्स में होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रॉफिक लेवल में वही होता है। बायोफोर्टिफिकेशन, ये क्या होता है? ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स। हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स या मिनरल्स या फैट्स, हेल्दी फैट्स, इसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। टॉपिक 4 अपने पास है। ये टॉपिक 3 था, ये 2 था, 4 पे आता है। 4 क्या है अपने पास? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी तो सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है बीओडी होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब मान लो तुम्हारे पास एक लेक है, एक तालाब है, एक लेक है, एक तालाब है। एक तालाब के अंदर जो पानी है उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, क्रिएचर्स है, न्यूट्रिएंट्स है। तो उनकी कितनी ऑक्सीजन डिमांड है, उनकी कितनी ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, एक लेक के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर या एक एरिया में जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे या जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, और जितना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना कम डीओ होगा। मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सब उससे कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों का है। तो जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट उतना बीओडी उतना कम डीओ। ठीक है, टॉपिक 5 पे आते हैं तुम्हारे पास, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। अब ये ग्राफ जो पाई चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 बार इस पर क्वेश्चन आ रखा है। ग्रीन हाउस गैसेस कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 20% लगभग तुम्हारा कैलकुलेट करता है मीथेन, 14% CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
6% N2O। तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं NO2 अगर देखे, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, N2O, ठीक है। तो ये तुम्हें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ये तुम डायरेक्टली डेटा पूछ सकते हैं किसका मैक्सिमम है, किसका सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है, या कितना कितना किसका, डायरेक्ट डेटा आ जाएगा। इसमें प्रोटोकॉल है, जो सवाल नीट 2019 में था, नीट 2020 में था और 2 साल में था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था 1987 के अंदर, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था 1989 से। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एमिशन ऑफ ODS। ODS मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन लेयर जो अपनी है उसको डिप्लीट करते हैं, उसको कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। उनका एमिशन जो है वो कंट्रोल करना है। ये लिखा गया था, ये साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। टॉपिक 6 2020 और 21 दोनों का शायद सवाल था ये, और पहले भी आ रखा है 20 के अंदर भी। जस्ट अपन देखते, और मैंने करा रखा है फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। स्पीसीज इंटरेक्शन, अगर स्पीसीज ए है स्पीसीज बी है तो प्लस मतलब होता है कि बेनिफिशियल है, और नेगेटिव मतलब होता है डेट्रीमिनल या हार्मफुल है। प्लस मतलब बेनिफिशियल है, माइनस मतलब नेगेटिव या हार्मफुल है। स्पीसीज ए स्पीसीज बी अगर दोनों बेनिफिट हो रहे हैं मतलब वो म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। अगर एक दोनों हार्मफुल है, दोनों के लिए अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो कंपटीशन है, किसी का फायदा नहीं है, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, इसमें दो कंडीशंस है, या तो प्रीडेशन होगा या पैरासिटिज्म होगा, ठीक है। पी दोनों इसमें आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर एक प्लस है एक जीरो कमेंसलिज्म, एक माइनस है एक जीरो एमेंसलिज्म। प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, प्लस माइनस प्रीडेशन पैरासिटिज्म, प्लस जीरो कमेंसलिज्म, माइनस जीरो एमेंसलिज्म। डन। टॉपिक 7 पे आते हैं फटाफट से। ये टेबल्स है जो मैंने करा रखे, फिर से रिवर्स करो, फटाफट देख लो। पहले 2 पॉइंट देख लो। कोलेजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। रूबीज को पूरे वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। लेसिथिन क्या है, फोस्फोलिपिड है। अब बढ़ते हैं अपन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, वाटर सोल्यूबल एंथोसायनिन। अल्कोलॉइड कुछ होते हैं मॉर्फिन, कोडिन, ठीक है। टर्पिनॉइड्स कुछ है मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, इजी याद करना। इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन एब्रिन राइसिन PYQ है, अभी आया था एक साल पहले शायद, ये भी 1 साल पहले आ रखा है। लेक्टिन, कंफ्यूज नहीं होना, लेसिथिन, लेसिथिन, थिन, थिन मतलब फोस्फोलिपिड, और टिन लेक्टिन मतलब कॉन्केवलिन, कॉन्केवलिन, टिन लिन, कॉन्केवलिन ए। ड्रग कौन कौन सा है, विन ब्लास्टिंग, कुर्क्यूमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस रबर, गम, सेलुलोज। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन्स के फंक्शंस के ऊपर क्या क्या है। कोलेजन जो है ये इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को, रिसेप्टर रिसेप्शन करते हैं। ग्लूट4 जो है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के अंदर। डन। टॉपिक 8 की बात करूँ तो ex-situ और in-situ, इसमें 2 चीज़ें होती है। ex-situ मतलब ऑफ साइट, in-situ मतलब ऑन साइट। अगर पूरा एरिया ही प्रोटेक्ट किया गया, ये क्वेश्चन था PYQ में 22 में, अगर पूरा एरिया ही प्रोटेक्ट किया गया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो के अंदर, उसको कहते हैं इन-सिटू। अगर वहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स को, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वहाँ से उठा के लाया डेड या लिविंग और कहीं और प्रिजर्व किया, उसको कहते हैं ex-situ। और ex-situ में क्या कहेगा, खुद दिमाग लगाओ। जू कोई नेचुरल एरिया तो होता नहीं है। जू क्या होता है, जू या वाइल्ड लाइफ पार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई ऐसे एरिया होते हैं जो लोगों के देखने के लिए बनाए जाते हैं और पिंजरे के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन भी कहीं ना कहीं वही है। गार्डन में क्या करते हैं, बाहर से लाते हैं पेड़ पौधे, वहाँ लगा देते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक तरह की वही चीज़ है, हर्बेरियम भी वही चीज़ है। अब बात करूँ इन-सिटू या ऑन साइट की, तो इसमें पूरा एरिया प्रोटेक्ट करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है HB न्यूज़, ठीक है। HB न्यूज़ में क्या क्या आता है, हॉटस्पॉट्स। लगभग 14 हॉटस्पॉट्स अपने पास प्रेजेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 14 हॉटस्पॉट्स है, इंडिया में 3 है। बायोस्फीयर रिजर्व, मुझे बताओ एक बार कमेंट करके कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व टोटल है, ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व टोटल है। नेशनल पार्क लगभग 90 होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है। सैक्रेड दूसरे प्लेस प्रेजेंट है। टॉपिक 9 जो है अपने पास वो है रेस्पिरेटरी क्वोशंट RQ। रेस्पिरेटरी क्वोशंट की जो फॉर्मूला है वो होता है CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इवॉल्व हुआ अपॉन कितना O2 कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ये डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट होता है, कितना CO2 इवॉल्व अपॉन कितना O2 कंज्यूम। पहला इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है 1। फैट्स का जो एग्जांपल ट्राइपैल्मेथिन, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है 0.7। प्रोटीन्स का होता है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड, इन सब का होता है ग्रेटर देन 1। और एनारोबिक जो होता है उनका होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम 0 है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी।
टॉपिक 10 अपने पास है क्रोमोसोम्स का शेप एंड स्ट्रक्चर। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्या है, सेंट्रोमेयर बीच में और एकदम इक्वल आर्म बनते हैं, वी शेप बनता है, इक्वल आर्म। ठीक है। सब मेटासेंट्रिक मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, इसमें वन लॉन्ग आर्म बनता है, वन शॉर्ट आर्म बनता है, शेप होता है एल। एक्रोसेंट्रिक मतलब इट इज टुवर्ड्स वन ऑफ द एंड। ठीक है, इट इज टुवर्ड्स वन ऑफ द एंड, तो इसको कहता है एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट, इसमें बनता है जे शेप। लास्ट है टीलोसेंट्रिक, एट वन ऑफ द एंड, एकदम एंड पे ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आई शेप बनता है। ठीक है, ये तुम्हारा आई शेप बनता है। टॉपिक 11 जो है वो है वायरॉइड्स और प्रायंस के ऊपर। वायरॉइड टीओडी ने डिस्कवर किए 1971 के अंदर। ये वायरस से छोटे थे। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं, फ्री आरएनए होते हैं और इनका लो मोलिकुलर वेट होता है। अगर प्रायंस की बात करूं तो ये प्रोटीन्स होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन, पी से पी याद कर लो, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करते हैं। साइज ऑफ वायरसेस, इनकी साइज जो है लगभग वायरस जितनी ही होती है, छोटे नहीं होते। ये मैड काउ डिसीज कॉज करते हैं कैटल में। मैड काउ, मैड काउ है मतलब कैटल डिसीज है। इसका एक और नाम है बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ह्यूमंस में ये एक और वेरिएंट कॉज करता है, एनालॉगस वेरिएंट, जिसका फंक्शन सेम हो। कौन सा वेरिएंट? एनालॉगस सीआर जैकोब डिसीज। लाइकन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगाई। अलगल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फाइकोबायोंट, फंगल को हम लोग कहते हैं माइकोबायोंट। टॉपिक 12 है इंटरफेस। 95% टाइम इंटरफेस कंज्यूम कर लेता है। G1 फेस, S फेस, G2 फेस, 3 फेस इसके अंदर होता है। कभी कोई सीक्वेंस पूछे G1 S G2 M। G1 में मैक्सिमम ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होता है। G0 जो है वो क्विसेंट स्टेज होती है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है। इसके बाद आती है G0, कभी कभी जिन जो डिवाइड नहीं करते उनमें G0 आती है। और इस G0 के अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बस डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। ये 4 पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डीएनए अमाउंट डबल, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन फेज है। ठीक है, और इसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज। ठीक है, सेंट्रोमियर सेंट्रोल डुप्लीकेट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर G2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होगा, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। टॉपिक 13 की बात करूँ प्लास्टिसिटी, तो प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस और कंडीशंस ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट या लाइफ की कंडीशन, इनके बेसिस के ऊपर प्लांट डिफरेंट डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये सवाल भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है प्लास्टिसिटी के ऊपर। इसका एग्जांपल है हेट्रोफिली। किस किस में होता है हेट्रोफिली? हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, ये होता है सीसीएल। सीसीएल कॉटन कोरिएंडर लार्क्सबर्ग, कॉटन कोरिएंडर लार्क्सबर्ग। एक और एग्जांपल है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का, ये भी नीट में लेटेस्ट पीवाईक्यू है। एनवायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली, एंड ये जो थी ये थी ड्यू टू डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ। लेकिन एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कोई पूछे तो बटर कप, कोई इसमें से तुम्हें पूछ लो ऑड वन कौन सा है तो बटर कप तुम्हारा ऑड वन, क्योंकि एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का एग्जांपल है। टॉपिक 14 की बात करूँ, इसमें अपन पढ़ रहे होंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। पहला है टाइडल वॉल्यूम जो लगभग होता है 500 ml। सेकेंड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 1000 से 1100 ml। थर्ड है रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है 1100 से 1200 ml। ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स में रहता ही है। IRV जो है ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग ले सकते हैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है 2500 से 3000 ml। अब ये कैपेसिटीज को याद कर लो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है IRV प्लस टीवी ईजी, एक्सपिरेटरी होती है ERV प्लस टीवी डन। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है लास्ट के 2 ERV प्लस RV। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है RV छोड़ के बाकी सब, टीवी प्लस ERV प्लस RV IRV। और TLC होता है सब कुछ। ठीक है, क्या मैं TLC को VC प्लस RV बोल सकता हूँ? क्योंकि VC में बाकी सब कुछ तो आ ही रहा था, टीवी प्लस ERV प्लस IRV। या मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाम में ही है रेसिडुअल कैपेसिटी, तो RV तो आएगा ही, इसके साथ ERV और ऐड कर लो डन। आगे बढ़ेंगे टॉपिक 15 के ऊपर, तो इसमें कुछ ग्राफ वगैरह अपन पढ़ने वाले होंगे। ऑक्सो हीमोग्लोबिन का कर्व है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4O2 मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो 5 ml O2 तुम्हारा कैरी करता है। 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 4 ml CO2 कैरी करता है। और 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये कुछ फैक्ट्स है, डेटा है। अब समझो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग 97% ऑक्सीजन कैरी करता है और 70% CO2 जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। शेप कैसा है इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का? ये सिग्मॉइड शेप है। ठीक है, ऑक्सी प्लस हीमो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर मुझे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की शादी करवानी है
अगर मुझे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की शादी करवानी है तो ये शादी कब होगी? जब खुद ऑक्सीजन राजी हो, जब ऑक्सीजन जो है एक्साइटेड हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तब जाके इनकी शादी हो पाएगी। ठीक है, तब जाके इनकी शादी हो पाएगी। तो PO2 सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, और बाकी तीनों फैक्टर ना इसके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, बाकी तीनों फैक्टर इसके दुश्मन होते हैं, किसके? O2 के, क्योंकि O2 अच्छा बंदा है, उसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ाना है बॉडी के लिए, लेकिन बाकी तीनों उसके दुश्मन होते हैं। तो जैसे ही PO2 हम बढ़ाएंगे तो PCO2 इसको अपोज करेगा। PCO2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि अगर H+ कम है मतलब pH ज़्यादा है, इतनी केमिस्ट्री तो आती ही होगी। ठीक है, अगर कोई बोलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना है, अगर शादी तुड़वानी है, तो PO2 कम करना पड़ेगा, और PCO2 बढ़ाना पड़ेगा, H+ बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कोई मुझे बोल दे कि मुझे CO2 और हीमोग्लोबिन शादी करवानी है, तो CO2 बढ़ाओ, H+ बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, हीमोग्लोबिन करो। एक क्वेश्चन और पूछता है एफिनिटी के ऊपर। तो जो हीमोग्लोबिन है, इसका पहला प्यार होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन का पहला प्यार होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा प्यार थोड़ी मजबूरी मान लो वो होता है CO2, और सबसे आखिरी में उसका होता है O2। हमें लगता है कि भाई O2 उसका प्यार है, नहीं, CO उसका प्यार है, इसकी एफिनिटी हाईएस्ट होती है, उसके बाद CO2 है, और फिर तुम्हारा O2 है। डन। टॉपिक 16 पे आता है तुम्हारा जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या क्या आता है? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट तुम्हारे स्कल्स में होते हैं, सूचर वगैरह जो होते हैं तुम्हारे, वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ये बिल्कुल मूव नहीं करते, इमूवेबल तुम्हारे ये जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट हल्का सा मूव करते हैं तुम्हारे बिटवीन द वर्टिब्रेट्स होते हैं, कई नोज में पाए जाते हैं, ईयर पिना में पाए जाते हैं। तो कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेज जो है कई जगह में पाए जाते हैं, मोस्टली बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे। साइनोवियल जॉइंट है, इनमें क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, जो जॉइंट है, अरे क्या दिखा रहा हूँ मैं, जो जॉइंट है, मान लो ये दो बोन्स है, तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड फिल होगा दो बोन्स के बीच में। तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से मैक्सिमम जो है वो मोटिलिटी शो कर सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या है इसमें? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है, ये वाला पूरा मूव कर सकता है, सबसे मूवेबल जॉइंट है। सेकंड हिंज जॉइंट क्या होता है? एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये वाला जॉइंट या नी वाला जॉइंट। सेकंड थर्ड पिवोट जॉइंट, ये तुम्हारा एटलास एक्सिस वाला, एटलास एक्सिस। एटलास तुम्हारा पहला वर्टिब्रा है, एक्सिस तुम्हारा सेकंड वर्टिब्रा है। अब मुझे तुम कमेंट करोगे एनसीईआरटी में देख के ग्लाइडिंग का एग्जांपल, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो मुझे फटाफट से बताओ ग्लाइडिंग का क्या है, बिटवीन द क्या होता है, और सैडल क्या है, फटाफट। तो ग्लाइडिंग और सैडल का कमेंट मुझे फटाफट से बताओ आंसर। टॉपिक 17 पे आते हैं प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 में क्या क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। सेकंड जाइगोटीन, इसमें होती है सिनेप्सिस, इसमें होती है पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो पेयरिंग के दो क्रोमोसोम होते हैं उनको कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। डन डन। अब जो पेयरिंग हुई, जो टेट्राड बना, वो टेट्राड फर्स्ट टाइम विजिबल होता है पकैटिन के अंदर। एज अ स्टोरी याद रखो, जो टेट्राड बना वो फर्स्ट टाइम विजिबल होगा पकैटिन में, और पकैटिन में होगा रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन था वो किसके बीच में होगा? जो सिनेप्सिस था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? रिकॉम्बिनेशन। एंजाइम यूज होगा रिकॉम्बिनेस, क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब बात करो डिप्लोटिन की, तो इसमें होता है तुम्हारा डिसोल्यूशन, जो तुम्हारा वो बनाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो तुम्हारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जाइगोटीन के अंदर, वो डिप्लोटिन के अंदर तुम्हारा हो गया डिसॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, जो सिनेप्टोनिमल जो कायस्मेटा था वो बनता है, कायस्मेटा बनता है, कायस्मेटा एक्स शेप का। ठीक है, जो कायस्मेटा यहाँ पे बना वो यहाँ पे जाके हो गया टर्मिनलाइज, और यहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनलाइज भी डिसअपियर हो गए। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनल डिसअपियर हो गए यहाँ पे आके? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी ऑर्गेनलिस्ट थे जो प्रोफेस के एंड में डिसअपियर होते ही है, तो वो प्रोफेस के एंड में डिसअपियर हो गए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिनेप्सिस यहाँ पे है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे डिसोल्यूशन है, यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा है, यहाँ पे तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन। सबके एक दो पॉइंट तुम्हें याद चाहिए ही चाहिए। टॉपिक 18 डिसीज एंड इट्स वेक्टर्स। पहला है बैक्टीरियल डिसीज, टाइफाइड, साइमोनेला टाइफी, टेस्ट होता है वायरल या वायरल टेस्ट। निमोनिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स दोनों को अफेक्ट करता है ये। क्लोरेला, विब्रियो कोलेरे। वायरल फीवर, वायरल में क्या क्या आता है? राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ये बस रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट, लंग्स पे अफेक्ट नहीं करता ये, क्योंकि अंदर नहीं घुसता। ये नॉर्मली 3 से 7 दिन में जो है वो ठीक हो जाता है। अगला प्रोटोजोवन कौन कौन कॉज करता है? मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, और भी होते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक है फैल्सीपुरम। वेक्टर क्या होता है? कौन लेके आता है डिसीज, कौन कैरी करता है डिसीज? तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, मच्छर। ठीक है, मच्छर सी अपनी, मच्छर मतलब देखो छोटा सा मच्छर, इतनी औकात है इसकी।
अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री क्या कर कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। पैरासाइट्स कौन कौन कॉज करते हैं, एस्केरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, फिलारियासिस वुचेरिया बैंक, फिलारियासिस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेंटासिस, पैर बड़ा, बचपन देखो हम पैर बड़ा हो गया, ये होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड मलई। फंगल जो है ये रिंगवर्म कॉज करते हैं, कौन कौन से रिंगवर्म याद करने की ट्रिक है, मैट, मैट से माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम एंड ट्राइकोफाइटम। डन। टॉपिक 19 पे आता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल है, ठीक है, रिंगवर्म। टॉपिक 19 पे अपना आता है LAB जो होता है, ये कर्ड बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पढ़ा है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, स्विस चीज, एसिडोबैक्टर एसिडी एसिटिक एसिड, एस्पेरजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, डिटर्जेंट लाइपेज, फ्रूट जूस क्लियरिंग के लिए पेक्टियस प्रोटियस। यहाँ पे मैंने 3 छोड़ रखे हैं, 2 छोड़ रखे हैं। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए फटाफट से बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है, ये तुम्हारा इम्यूनोसप्रेसेंट है, मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इसके बाद तुम्हारा स्टेटिन कमेंट करो, स्टेटिन एक ईस्ट से मिलता है जिसका नाम होता है क्या, फटाफट से कमेंट करो, मोनास्कस परपेरियस, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। उसके बाद टॉपिक 20 अपने पास है जंक्शंस के ऊपर, लास्ट टॉपिक फटाफट से खत्म करते हैं। टाइट जंक्शन जो है ये लीकिंग प्रिवेंट करते हैं अक्रॉस टिश्यू, कोई भी सब्सटेंस लीक ना हो उसके लिए टाइट जंक्शन है। जो जंक्शंस होते हैं ये मोस्टली तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, एपिथेलियल, ठीक है। एडरिंग जंक्शन जो होता है ये सीमेंटिंग करते हैं, 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग है, ठीक है। सीमेंट जो बनता है ना, 2 ईंट, जब कोई घर बनता है, कोई दीवार बनती है, तो 2 ईंट के बीच में, 2 ब्रिक्स के बीच में सीमेंटिंग होती है, वही सीमेंटिंग करता है। एडरिंग जंक्शन, एडर करना मतलब सीमेंट करना। गैप जंक्शन है मतलब कुछ गैप प्रोड्यूस कर रहा है, और उस गैप से जो ना आजू बाजू के सेल कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ में आया। इस गैप से आजू बाजू के सेल, मान लो इस तरीके का गैप है कोई, इस गैप से आजू बाजू के सेल कम्युनिकेट कर पा रहे। तो एक टाइट जंक्शन है जहाँ पे सब्सटेंस को लीकेज से प्रिवेंट किया गया है, एक एडरिंग जंक्शन है जहाँ पे सीमेंटिंग की गई है, एक गैप जंक्शन है जहाँ पे कम्युनिकेशन का स्कोप छोड़ा गया है ऑफ स्मॉल एंड बिग आयंस। समटाइम्स, मोस्टली स्मॉल आयंस के लिए होता है, कभी कभी बड़े आयंस के लिए भी ये कर देते हैं। तो अपन ने 20 टॉपिक खत्म कर लिया है, अराउंड 15 से 17 मिनट्स आगे हुए होंगे, 20 मिनट्स हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 टॉपिक खत्म कर लिए क्विकली। अगर ऐसी 1-2 वीडियो और चाहिए कल के दिन, ताकि कल अपन और 60-70 टॉपिक रिवाइज कर ले इस तरीके से, तो कमेंट कर देना यार कितने क्वेश्चन फंसते हैं, ये देखते हैं अपन। ये क्विक रिविजन वीडियोस है जिससे क्विकली चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब चैप्टर पढ़ने बैठोगे पूरा चैप्टर हर एक लाइन, तो टाइम नहीं है इतना यार, 1-2 दिन बचे हैं, फटाफट नंबर लो और बाजू हो जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। लगभग अभी बच गए अपने 3:08 हो गए, ठीक है, 3:08 हो गए। फटाफट अब चलता है, 1-2 वीडियो और शूट करनी है आपके लिए। काम करते हैं पूरी रात, बढ़िया। अभी काम में भी करूँगा, आप भी पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।